जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। तो आज की क्लास में हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ रहे हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की जो हमारी क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी करिएगा, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाए जाते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे बेटा? यौगिक में, मिश्रण में, तत्व में, या इनमें से किसमें? एक ही प्रकार के एटम्स, परमाणु की अगर मैं बात करूं तो किसमें पाए जाते हैं? सभी आंसर करिएगा, सभी के उत्तर आने चाहिए, सभी के आंसर्स यहाँ पर आने चाहिए। तो सभी जानते हैं कि बेटा एक ही प्रकार के एटम कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कहाँ देखने को मिलेंगे? देखो, कंपाउंड में तो अलग अलग होते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, तो ये हो नहीं सकता। मिश्रण की तो बात ही छोड़ दो। राइट आंसर आएगा क्या मैडम? एलिमेंट। तत्व वो है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले एलिमेंट हम रिवाइज कर लेते हैं। तत्व क्या होते हैं? तो एक ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम एलिमेंट यानी कि तत्व कहेंगे। और जिसे आप, तत्व को आप नॉर्मल जो मेथड है, फिजिकल मेथड है, भौतिक विधियों के द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ट्राई किया जाएगा ना। मैं मैराथन के लिए ट्राई करती हूँ, क्या है क्या नहीं है। बायोलॉजी और आपकी जीके और आपकी केमिस्ट्री की जो मैराथन है उसके लिए ट्राई कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए बेटा ये कनेक्टेड वाले टॉपिक कंप्लीट कर लूँ मैं, है ना। इसके बाद सॉल्यूशन वगैरह इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम ये कंप्लीट कर ले पहले। उसके बाद आप चाहते हो कि मैडम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ले आना, तो बिल्कुल कर लेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल लेकर आ जाएंगे। बाकी अगर केमिस्ट्री में कुछ छूटता है, जैसे कि मान लो जिनका 9 मार्च को एग्जाम है और आपका एयर है, वाटर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बेटा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर ये हम बाद में भी करते हैं, अगर 9 तारीख के बाद में भी रिवाइज करते हैं, तो ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको इसके मिल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे वाले टॉपिक हम केमिस्ट्री में निपटा लेंगे जो थोड़े से टफ हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस, जो भी इंपॉर्टेंट और थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं आपको, वो टॉपिक मुझे बता देना, वो 9 मार्च के पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम एलिमेंट की बात कर रहे थे बेटा। तो एलिमेंट क्या है? ऐसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के एटम से बना होता है, जिसे आप नॉर्मल जो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। मिश्रण को अलग कर सकते हो, रासायनिक और भौतिक विधियां जो हम जितनी भी पढ़ते हैं, जैसे डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं, हैंड पिकिंग पढ़ रहे हैं, बिनना पढ़ रहे हैं, छानना पढ़ रहे हैं, तो उस मेथड से आप तत्वों को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनके लिए स्पेशल मेथड लगानी पड़ती है, तब जाके एलिमेंट यानी कि एक आयरन को आपको तोड़ना होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप जानते हो एलिमेंट्स में कौन कौन आता है बेटा? पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको देखने को मिलते हैं सब आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। कुछ एलोट्रॉप्स यानी कि अप्रूव भी आ जाते हैं, जैसे कि धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई, आपकी उपधातुएं हो गई, ये सब आपके एलिमेंट्स में आते हैं, तत्व में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गैलियम, टीन वगैरह सब कुछ। एलोट्रॉप्स यानी कि अप्रूव की बात करें तो ग्रेफाइट और हीरा क्या है? ये भी आपके तत्वों में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से जो मिलकर बने हैं, अब ये कार्बन से मिलकर बने हैं। ये बात अलग है कि कार्बन अलग अलग प्रकार से अरेंज है, लेकिन जितने भी क्या हैं, आइसोटोप्स ले लो या अपरूप में इनकी दोनों की बात करो, तो ये क्या है? एक ही प्रकार के इससे मिलकर बने हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। मॉलिक्यूल एलिमेंट नहीं होता है बेटा, तत्व नहीं होता है। मॉलिक्यूल तो आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल क्या है? आपका यौगिक है। ठीक है, अगर एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल होगा, एक ही प्रकार, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो ठीक है, तो इसको आप एटम मान सकते हो, है ना। लेकिन मॉलिक्यूल को हम इसलिए नहीं रखते हैं इसमें कि इसमें दोनों तरह के आ जाते हैं। एक टाइप के भी एटम हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के भी एटम हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल अमन कुमार, क्या ही दिक्कत है बेटा, तुम तो आर पार लगा दोगे नर्सिंग असिस्टेंट को। ठीक है, और
दे कैन बी इन सॉलिड, गैस और लिक्विड, ये किसी भी अवस्था में आपको मिल सकते हैं। आप जानते हैं कुछ, ये गैस, ये हाइड्रोजन, ये भी तुम्हारा एलिमेंट ही बेटा, ये गैस में मिलता है। नाइट्रोजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल वो वाले आप बोल सकते हो जिनमें एक ही प्रकार के एटम हो, वो आपके क्या होंगे, एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल आल्सो, मॉलिक्यूल इसलिए नहीं बोलती हूँ कि एक ये वाले मॉलिक्यूल को आप रख सकते हो, लेकिन H2O एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है वो भी, तो उसको भी आप उसको नहीं रख सकते, उसको कंपाउंड में रखना पड़ेगा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल है इनको आप रख सकते हो, यानी कि अणु, अणु कौन से, इस प्रकार के अणुओं को आप एलिमेंट में रख सकते हो। चल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी अवस्था में ये आपको मिल सकते। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करिएगा बेटा। सभी को बोल दूं मैं कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादा एलिमेंट नहीं है बेटा। आप अगर चाहते हैं कम से कम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों के सिंबल जरूर एक बार देख लेना। कहीं से भी कुछ भी एक आधा सिंबल उठा के आपको पूछा जा सकता है। आप चाहें तो एफ ब्लॉक के ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 3 ब्लॉक के एलिमेंट्स के सिंबल आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ट्रिक से याद करोगे, सारे लाइन से तो याद हो ही जाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा कौन सा इसमें गलत है, तो रेनियम आरी है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा नहीं, पढ़ोगे आरी होगा। एंटीमनी एसबी, टंगस्टन डब्ल्यू और टीन, टीन गलत है बेटा, क्योंकि टीन को एसएन से दिखाते हैं। टीन क्या है आपका, एसएन से दिखाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तो पहले ही बता दूं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के सिंबल याद कर लेना, प्रतीक याद कर लेना बेटा, प्रतीक याद कर लेना, सिंबल याद कर लेना। यहीं से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। बाकी एफ ब्लॉक में जो आप कहीं पढ़ रहे हो, यूज कर रहे हो, तो याद कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इतने याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। तो आप जानते हो तत्व कौन सा नहीं होना चाहिए, टीन, आयोडीन, जिनॉन या सिल्वर कॉइन, कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं। देखो बेटा, हर एक स्टेट की जो हाइट है ना, चार्ट आप लोगों ने देखा होगा ना, नहीं होगा तो मैं ग्रुप में आपको चार्ट भेज दूंगी। चार्ट में आप अपने स्टेट वाइज हाइट देख लेना, क्योंकि सारे स्टेट की हाइट याद रखना याद नहीं रहती ना, एक चार्ट मुझे लेके बैठना पड़ेगा, है ना। यहाँ रखूंगी एक चार्ट, जब भी कोई हाइट पूछेगा उसमें देख के बताना पड़ेगा। तो आपको चार्ट भेज दिया जाएगा, आप चार्ट में देख लेना आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से अपनी हाइट और वेट आपको पता होना चाहिए। चलिए क्या होगा, एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट कौन सा है, टीन है मैडम, आयोडीन भी है, जिनॉन भी है, निष्क्रिय गैस में आता है, ये हमारे हेलोजन में आता है, ये हमारी धातु में आता है। ये सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन में बेटा सिल्वर ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन कुछ धातुएं भी मिक्स की जाती है, प्योर सिल्वर का नहीं होता है, ठीक है। प्योर सिल्वर का सिल्वर कॉइन नहीं होता है बेटा, उसमें कुछ धातुएं और मिलाई जाती है, निकल, क्रोमियम जो भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सिल्वर कॉइन बनते हैं, तो इसमें आपकी और धातुएं भी मिलाई जाती है, इसलिए एक तत्व नहीं है। ये क्या है, एक अलॉय है। ये क्या है बेटा, एक अलॉय है, अलॉय यानी कि एक मिश्र धातु है बेटा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स यानी कि यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिक की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, उसे हम कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। 2 या 2 से अधिक तत्व से जो मिलकर बना होता है, लेकिन ध्यान रखना अनुपात निश्चित होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, जैसे कि पानी, अनुपात फिक्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब पानी आप कहीं से भी लाओ तो ये कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड को हम पहचानते कैसे हैं, हमने जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं मैडम, नमक का सूत्र पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पढ़ा, हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा, तो ये सब आपके कंपाउंड में आते हैं,
क्या आते हैं आपके, यौगिक में आते हैं। और यौगिकों को आप सेपरेट कर सकते हो केमिकल मेथड के द्वारा, फिजिकल के द्वारा नहीं, केमिकल मेथड्स के द्वारा आप कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे कि पानी है, पानी का सूत्र, जिसका भी सूत्र आप पढ़ रहे हो सब आपके कंपाउंड में आएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया। एक बार कैल्शियम ऑक्साइड को फिर रिवाइज कर लो, ये क्विक लाइम है, बिना बूझा चूना है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बूझा चूना कहते हैं, ये आपका चूना पत्थर है। ये सब आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के संयोग से बने पदार्थ को क्या कहोगे? अ सब्सटेंस formed by the association of 2 or more elements in the defined proportion। क्या होगा? तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण होगा या द्रव होगा? क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे यौगिक कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगला मिक्सचर की बात कर ले, मिश्रण। अब किसी भी अनुपात में मिला दो मैम, किसी भी अनुपात में अगर आप पदार्थों को मिला देते हो तो उससे क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या अणु या पदार्थ का अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इसमें रेशो फिक्स नहीं होता है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि अनुपात फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। इसका पर्टिकुलर एक सूत्र भी नहीं होता, इसका सूत्र भी नहीं होता है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। इसे भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा आप आसानी से अलग कर सकते हो। जैसे कि वायु मिश्रण है। ठीक है, वायु, प्योर वायु की बात नहीं कर रही हूँ। वायु क्या है? एक मिक्सचर है। प्योर हो या इम्प्योर हो, दोनों मिक्सचर है। तो मिक्सचर को कैसे अलग करोगे? डिस्टिलेशन से। तो आप अलग कर सकते हो इनको, भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। निस्पंदन, क्रिस्टलीकरण, डिस्टिलेशन, इन सब के द्वारा इनको, और केमिकल मेथड के द्वारा भी इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उदाहरण से ही प्रश्न आते हैं और डेफिनेशन से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन जितने भी होते हैं बेटा, विलियन, सभी विलियन क्या हैं? सभी विलियन एक मिश्रण होते हैं। ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी सॉल्यूशन मिश्रण है? कंपाउंड भी होते हैं, तत्व भी होते हैं। तो सारे सॉल्यूशंस क्या हैं? आपके मिश्रण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको। एक और, अलॉयस आर मिक्सचर। अलॉयस क्या होते हैं? मिश्र धातुएं सभी मिक्सचर होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ब्रास का बताया है। ब्रास जो है आपका तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई है, मिश्रण है। ठीक है, अनुपात फिक्स नहीं होता है, इसलिए इनको मिश्रण कहते हैं। और दूध, दूध भी आपका क्या है बेटा? एक मिश्रण है। हवा भी क्या है? आपका मिश्रण है। बहुत सारी गैसें हैं और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल होंगे अगर अशुद्ध होगी, और वाटर वेपर यानी कि पानी की बूंदें भी इसमें मौजूद रहती है। तो ये सारे आपके मिश्रण के उदाहरण हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेमोनॉइड, नींबू का पानी, ये भी क्या है बेटा? नींबू का पानी बनाते हैं, ये भी मिश्रण है। क्यों? नींबू, शक्कर, पानी इसमें मिक्स है, रेशो कोई फिक्स होता नहीं है। सोडा वाटर जो बनाते हैं हम, सोडा वाटर याद रखना, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखाए हैं कि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मिश्रण है, H2CO3 बनाता है मिलकर, इसे सोडा वाटर कहते हैं। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी। स्मोक, मिस्ट, फोक, सब मिश्रण है। मिश्रण तुम पहचान जाओगे। सी वाटर भी क्या मिश्रण है? बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर बने हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर करिएगा सभी बच्चे। 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ। किसी भी अनुपात में मिला देने, किसी भी, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 और मोर एलिमेंट्स इन एनी प्रोपोर्शन। क्या उत्तर आएगा? तत्व आएगा, यौगिक आएगा, या मिश्रण आएगा, या ठोस आएगा? बिल्कुल सही। क्या होगा बेटा? मिश्रण।
एक निश्चित अनुपात में मिलके जो बनता है वो आपका यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, और अनिश्चित अनुपात से जो मिलकर बनना होता है वो आपका मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस भी पूछ लिए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ बताओ, तो शुद्ध पदार्थ को कैसे पहचानेंगे मैम? तो शुद्ध पदार्थ को पहचानने के लिए कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वो तत्व है या यौगिक है, दोनों में से कोई भी हो, उसे आप शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में रखोगे, उसे शुद्ध कहोगे, प्योर सब्सटेंस कहोगे। एक ही प्रकार के जो परमाणु से मिलकर बना तत्व वो आपका शुद्ध पदार्थ होता है, और दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बना पदार्थ है एक निश्चित अनुपात में आपका यौगिक, वो भी क्या है बेटा? आपका एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो एक तरफ अगर मैं पानी बोलूं या फिर एक तरफ मैं हाइड्रोजन बोलूं, तो दोनों ही क्या है बेटा? शुद्ध हैं, प्योर हैं। क्या है? दोनों ही प्योर हैं, शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध को पहचानने के लिए एलिमेंट ढूंढ लो, कंपाउंड ढूंढ लो, आपको शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा। चलिए प्रश्न का उत्तर करिए। निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर एलिमेंट? प्योर एलिमेंट ढूंढने के लिए या तो एलिमेंट ढूंढ लो, तत्व ढूंढ लो, या कंपाउंड यानी कि यौगिक ढूंढ लो। तो सीमेंट होगा क्या? सीमेंट क्या क्या है? क्या कांच होगा? क्या सोडियम होगा? क्या स्टील होगा? इसमें से शुद्ध पदार्थ बता दो कौन सा होना चाहिए। कौन सा होगा शुद्ध पदार्थ? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मैडम हमने सोडियम देखा है, Na होता है, शुद्ध पदार्थ है। सीमेंट में रेशो फिक्स नहीं होता है, ये मिश्रण है बेटा, ये मिश्रण है। ग्लास भी तुम्हारा क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है। और स्टील भी आपका अलॉय है, यानी कि मिश्रण है। अलॉय है, और अलॉय आप जानते हो मिश्र धातुएं एक मिश्रण ही होती है। मिश्र धातुएं क्या है बेटा? मिश्रण होती है, मिश्रण। तो ये सब मिश्रण है, मिक्सचर है, और ये क्या है? आपका एलिमेंट है। अगर कंपाउंड होता, कोई सा सूत्र दे देते तो हम उसे प्योर बोल देते। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिएगा। शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं क्या? जी हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शुद्ध पदार्थ में यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं क्या? नहीं, यौगिक हो सकते हैं, मिश्रण नहीं हो सकते। ठीक है, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है क्या? सेम एवरीवेयर? हाँ, कंपोजिशन एक जैसा होगा सब जगह पर, अलग अलग नहीं होता है। निकेल के अतिरिक्त सभी अन्य तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है, मतलब निकेल को छोड़ के सब पदार्थ शुद्ध है क्या? प्योर सब्सटेंस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द ऑल द एलिमेंट। निकेल को छोड़ के क्या सारे तत्व शुद्ध हैं? नहीं बेटा, निकेल भी तो एक तत्व है, एक धातु है, तो ऐसा नहीं है। सारे तत्व तो हैं ही है, लेकिन उसमें निकेल भी आ जाता है, तो ये भी गलत है। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे समझ में आ जाए। इन्होंने कहा कि निकेल को छोड़ के जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं क्या सभी शुद्ध हैं? तो निकेल ने क्या बिगाड़ा है? वो कोई मिश्र धातु नहीं है, वो तो धातु है, तो वो भी गलत है। ऑप्शन कौन से सही जा रहे हैं बेटा? पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। वेयर इज फर्स्ट एंड थर्ड? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्यों कर रहे हो बेटा? सेकंड वाला काहे सही कर रहे हो? शुद्ध पदार्थ में यौगिक, चलो यौगिक की बात मान ली कि हाँ शुद्ध पदार्थ में मैडम यौगिक आते हैं, लेकिन मिश्रण कहाँ से आ गया? मिश्रण कहाँ से आ गया? अरे बाबा लो, तुम लोग ये इसको 4 कर लेना, छोटी छोटी बातें समझा करो, बच्चे नहीं रहे हो, फौज में जाने वाले हो, थोड़े दिनों के बाद जिम्मेदारियां आ जाएगी, है ना। चलो अच्छी बात है, याद दिला दिया मैडम, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो पहला और हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डी नहीं होगा बेटा, डी बिल्कुल नहीं है, मिश्रण थोड़ी ना आते हैं।
अभिषेक मिश्रण कहाँ से आ गए तुम्हारे शुद्ध पदार्थ में? यौगिक आते हैं और तत्व आते हैं बेटा। चलो, मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर आपको पता ही होगा। एक बार हम इसे देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं। इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, मिश्रण को, यौगिक को इन्हें भौतिक विधियों से नहीं, इन्हें रासायनिक विधियों से अलग करना पड़ता है। भौतिक विधियां मतलब क्या? जैसे छानना, ठीक है, जैसे कि मैग्नेट से लोहे को अलग करना, ये भौतिक विधियां होती है। रासायनिक विधि में आता है तुम्हारा डिस्टिलेशन। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब भी पढ़ेंगे सेपरेशन की विधियां, तो डिस्टिलेशन यानी कि आसवन जो है वो आपकी रासायनिक विधि है, वो भौतिक विधि में नहीं आती। तो इनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधि लगानी पड़ेगी इनको अलग करने के लिए। हाँ अभिषेक, क्यों बेटा? खा पी के ही क्लास ली जाती है, हैं? भूखे पेट थोड़ी ना, फास्ट वास्ट अपन नहीं करते, अपने से नहीं होता है, अपन खाते पीते हैं, ठीक है? बिना खाए पिए क्लास नहीं लूंगी। इसमें इसके संगठक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। इस लाइन का मतलब समझो, ये लाइन जो लिखी हुई है ऐसी नहीं लिखी हुई है बेटा। मिश्रण, जब भी मिश्रण हम बनाते हैं, तो जैसे हम एग्जाम्पल लें, मिश्रण में हमने कौन कौन से उदाहरण पढ़े? जैसे मान लो हवा पढ़ी हम, तो हवा में अलग अलग गैसें मौजूद हैं। हाँ मैम है। तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगी क्या? मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अगर उनको तुमने मिला दिया और हवा बना ली, क्या बना ली? हवा बना ली, तो क्या नाइट्रोजन अपना गुण खो देगी? क्या नाइट्रोजन उसकी प्रॉपर्टी खो देगी? क्या ऑक्सीजन उसकी प्रॉपर्टी खो देगी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसके जो गुण हैं, खुद के गुण हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये क्वथनांक होना चाहिए, गलनांक होना चाहिए, क्या वो अपने गुण खो देगी? नहीं। तो मिश्रण में जो जिनसे मिश्रण बना है वो अपने जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो नहीं खोते, ठीक है? जैसे कि हवा का उदाहरण याद रख लेना, हवा में सभी गैसें मौजूद हैं, एक मिश्रण है, तो जितनी भी गैसें हैं वो अपने गुण कभी नहीं खोएंगी। तो इस लाइन का मतलब यही है कि इनमें इनके संगठक पदार्थ जिनसे मिलकर बना है, गुण विद्यमान रहते हैं। मिक्सचर है प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूशन, लॉस नहीं होती। इसमें इनके संगठक पदार्थों के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। अब तुम कंपाउंड बना लिया, तुमने पानी बना लिया, तुमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला ली, पानी बना लिया मैडम, H2O बना लिया। अब बता दो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण विद्यमान रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे? नहीं। तो यहाँ पर आपके जो संगठक पदार्थों के गुण हैं वो विद्यमान नहीं रहते। जो नया पदार्थ बना, जो नया कंपाउंड बना, उसके अलग ही प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं, अंतर से भी बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशो आप जानते हो, इसमें फिक्स नहीं होता, इसमें फिक्स रेशो होता है, अनुपात। इनके गलनांक क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जब रेशो ही फिक्स नहीं है तो गलनांक क्वथनांक भी फिक्स नहीं होंगे। इनके गलनांक क्वथनांक फिक्स होते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक गलनांक फिक्स है, H2O कहीं से भी उठाओगे गलनांक क्वथनांक क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? हाँ ये बात अलग है कि इम्प्योरिटी मिल गई तो चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहते हैं। मिक्सचर की प्रकृति क्या है बेटा? ये हिट्रोजीनियस टाइप के। ये पॉइंट आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये होमोजीनियस नेचर का होता है। समांगी, इसको समांगी मिश्रण मत बोलना। समांगी प्रकृति मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट रहते, एक जैसे फैले रहते कण, इसीलिए मैंने यहाँ पे समांगी और विषमांगी लिखा है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा फटाफट से सभी बच्चे। गन पाउडर क्या है बेटा? गन पाउडर तत्व यौगिक है, मिश्रण है, ठोस है। गन पाउडर बारूद, बम। अगर सिलेक्शन हो गया, मैं कोशिश है बेटा, है सेटिंग में है, पर वाइट ही ठीक रखा है ना? वाइट ही ठीक है। हर जगह ब्लैक ब्लैक देखते हो, यहाँ भी ब्लैक बोर्ड में ब्लैक, वहाँ वाइट ही देख लो। गन पाउडर का सामना होगा बेटा, ट्रेनिंग में सिखाएंगे।
बम पटाखे फोड़ना ट्रेनिंग में सबको सिखाया जाता है। तो तत्व है, ओ एलिमेंट है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है? क्या है मैम? मिश्रण है। ठीक है, इसकी चर्चा करना ये इंपॉर्टेंट है। किसका मिश्रण है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं बिल्कुल। लेकिन रेशो भी याद रखना विक्की, चारकोल नाइट्रेट सल्फर का मिश्रण होता है, लेकिन अनुपात भी याद रखना है। चलिए, तो बारूद में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बारूद बनाने में से, बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करना। पोटेशियम ब्रोमाइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का, या पोटेशियम सल्फेट का? किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग किया जाता है बेटा बारूद बनाने में? अभी तुमने फॉर्मूला भी भेजा, फॉर्मूला भी बताया, बिल्कुल सही। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, KNO3 का उपयोग किया जाता है। सूत्र याद रहेगा? होगा मैडम, याद रहेगा, हम वैलेंसी पढ़ चुके हैं, अगर भूल भी गए तो बना लेंगे, बिल्कुल सही। तो जरा गन पाउडर यानी कि जो बारूद है उसका आप कंपोजिशन देख लो, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम सीरियसली ले रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है, नियर 75% होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर चारकोल आता है और तीसरे नंबर पे सल्फर आता है 10%। परसेंट भी याद रखना, जहां मैं बोल रही हूँ कि यहाँ प्रतिशत याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहले तो होता क्या है, दूसरा सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। कोयला क्या है बेटा? व्हाट इज कोल? क्या है कोयला? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है? बेटा वो तत्व नहीं है कोयला, कोयला मिश्रण है, कोयला मिश्रण है। क्लास में भी तो बताया था, क्लास अटेंड करते हो ना तुम लोग। मिश्रण है बेटा, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं, एक सिर्फ कार्बन ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ कार्बन ही नहीं होता है इसमें, कार्बन। अब हीरा और ग्रेफाइट अपरूप बता दिए तो ये मत समझना कि कोयला भी होगा, ध्यान रखना। इसमें वॉलेटाइल मटेरियल और वाष्प, जल वाष्प, कार्बन, कितनी सारी चीजें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मिश्रण है, इसको ध्यान रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमारे 4 नंबर लेके चले जाएंगे, या फिर 1 नंबर हमारा माइनस करवा देंगे एग्जाम में। हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, जो ये प्योर है, जो सिर्फ जिनमें कार्बन ही होता है, ये आपके एलिमेंट में आते हैं। बाकी कोयला आपके एलिमेंट में, तत्व में नहीं आएगा, मिश्रण में आएगा, मिक्सचर में आएगा। ठीक है, चलिए हीरा क्या है? व्हाट इज डायमंड? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और सॉलिड। डायमंड क्या है बेटा? कौन सी बुक में दिया है बेटा? अभी मैंने एलिमेंट करा था बुक में देख के, लेकिन फिर जब रिसर्च करी, थोड़ा देखा इधर उधर, तो इट्स नॉट अ एलिमेंट, इसको मिक्सचर में रखा गया है। कोयला, कोयले का कंपोजिशन करके नेट पे देखना आपकी कोयले में होता क्या क्या है। डायमंड क्या है बेटा? आपका तत्व है, एलिमेंट है। डायमंड आपका क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। नेक्स्ट, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है? वायु। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं से घुमा के पूछ लिए जाते हैं। बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में ये वाले क्वेश्चंस। तो आपकी जो हवा है वो क्या है? हवा एक क्या है? वायु क्या है? एयर क्या है बेटा? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हाइड्रोजन होती है? बोलो, क्या हाइड्रोजन होती है हवा में? कौन बताएगा? बताना, हाइड्रोजन होती है नहीं होती? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हवा में हाइड्रोजन होती है या नहीं होती है, बता दें जल्दी से। तब तक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मिश्रण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? कौन सा इसमें से मिश्रण है बेटा?
हाँ, वो प्रसाद हेट्रोजीनियस होमोजीनियस की बातें हम आगे चर्चा करेंगे कि हवा तुम्हारी होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? मैडम स्टील एक अलॉय है, मिश्रण है। दूध भी क्या है? मिश्रण है। प्रोटीन, फैट और पानी किस किस का मिश्रण है? मिश्रण है मैडम दोनों। कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा आपका? यौगिक है, कंपाउंड में आता है। यौगिक है, कंपाउंड। जहां फॉर्मूला मिल जाए समझ लेना कंपाउंड है। रेशो फिक्स हो गया? हाँ, हाइड्रोजन नहीं होती है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन हवा में नहीं होती, हल्की होती है ना, इस वजह से नहीं होती, बहुत लाइट है ना इसलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? गलत स्टेटमेंट बता दो बेटा। सभी मिश्र धातुएं मिश्रण है। पेट्रोल एक मिश्रण है, पेंट एक मिश्रण है, ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रण है। इसमें से कौन सा गलत कथन है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना, कौन सा होगा? अलॉयज मिश्रण होते हैं? हाँ मैम होते हैं। पेट्रोल मिश्रण होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, अलग अलग अनुपात में मिश्रण है मैडम। पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है आपका पेट्रोल। पेंट भी मिश्रण है, इसमें अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग चीजें, अलग अलग यौगिक मिलाए जाते हैं, मिश्रण है। ब्लीचिंग पाउडर, कहीं कहीं पर ब्लीचिंग पाउडर को तुम मिश्रण में देखोगे, देखना मिलेगा, लेकिन हम तो फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये फॉर्मूला होता है, इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है? एक यौगिक है, ठीक है, कहीं कहीं पर मिश्रण लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन हम तो यौगिक में कन्वर्ट इसको क्या करेंगे? ये कंपाउंड मानेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको कंपाउंड माना है, यौगिक माना, ठीक है। चलो, जल एक यौगिक है, वाई। वाटर इज अ कंपाउंड, वाई, क्यों है? क्या है ऐसा कि जल को तुम एक कंपाउंड मान रहे हो कि यौगिक मान रहे हो? तो क्या ही रीजन है? मैडम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है, फिक्स रेशियो है, तो इसको क्या कहेंगे? एक निश्चित अनुपात है इनका। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात है, फिक्स्ड रेशियो, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? कंपाउंड मानते हैं। एक निश्चित अनुपात है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न तत्व होते हैं क्या, इसलिए इसको यौगिक कहते हैं क्या? या फिर यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठीक है, पाया जाता है, लेकिन इसलिए इसको हम यौगिक बोलेंगे ऐसा नहीं है। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है क्या, इसीलिए इसको यौगिक बोलते हैं क्या? ऐसा भी जरूरी नहीं है, हाँ तोड़ा जा सकता है रासायनिक साधनों के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको यौगिक बोल दें। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है इसलिए क्या? नहीं, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं और एक निश्चित अनुपात में है। ऑप्शन वैसे अजीब से हैं, ऑप्शन ए ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइनिंग बाय द केमिकल बॉन्ड्स, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। निश्चित अनुपात और लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा भी लगता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एलिमेंट नॉर कंपाउंड? डी क्यों? तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इसको यौगिक बोल दोगे। बहुत सारी हवा में भी होती है, मान लो हवा तो छोड़ दो, और भी चीजें होती है जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, कोई बहुत सारे मिश्रण में भी मिलेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उसको कंपाउंड बोल देंगे। वैसे ऑप्शन थोड़े से अजीब से इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, नहीं तो आ जाता आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नादर एलिमेंट नॉर कंपाउंड? हवा, जल, पारा,
सोडियम क्लोराइड। कौन सा? हवा। हवा मैडम मिश्रण है, हवा एक मिक्सचर है, मिश्रण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, गलतियों से तो सीखेंगे। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? कौन सा मिश्रण नहीं है बेटा? कांच, पीतल, इस्पात, ग्रेफाइट। कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण कौन सा नहीं है? कांच, पीतल, इस्पात या ग्रेफाइट? कौन सा नहीं होगा? क्या मैडम? ग्रेफाइट। ये क्या है? तत्व में आता है, इसमें सिर्फ कार्बन ही है, ये तत्व है, एलिमेंट है। भले ही सही है, ऑलोट्रॉप है, अपरूप है, अपरूप है कार्बन का, अपरूप है, एलोट्रॉप है कार्बन का, लेकिन एक ही एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए हम इसको मिश्रण में नहीं रखते, ना ही कंपाउंड में रखते हैं। ठीक है, बाकी सब आपके मिश्रण है। कांच भी मिश्रण है, बहुत सारी चीज़ों से कांच मिलकर बना होता है। ब्रास आपका अलॉय है, स्टील आपका अलॉय है, मिश्र धातु है। चलिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड? कंपाउंड बताना है बेटा, कौन सा एक कंपाउंड होगा, यानी कि यौगिक होगा। अब रासायनिक यौगिक का मतलब सूत्र जिसमें बन जाए वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। क्या होगा आंसर? यौगिक क्या है मैडम? ये तो मिश्रण है, मिश्रण, मिक्सचर। मैडम ये एलिमेंट है, तत्व है, ये अमोनिया ऐसा दिखता है, और ये मरकरी यानी कि पारा Hg ये भी तत्व है, ये भी आपका एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। अमोनिया क्या है बेटा? अमोनिया क्या है? एक केमिकल कंपोनेंट, कंपाउंड है अमोनिया, यौगिक है। ठीक है, यौगिक है। चल, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? आसानी से बता दोगे। क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं कि जो आपको समझ में आ जाए और थोड़े कंसेप्चुअल भी हों। रूबी, नीलम, पन्ना या हीरा? तत्व का नाम बताना, तत्व का नाम बताना है। कौन सा है मैडम? डायमंड पढ़ा है हमने, तो हीरा पढ़ा है, इसमें सिर्फ कार्बन होता है। अब पन्ना, नीलम, माणिक्य ये अलग अलग जेम्स है बेटा, तो जेम्स कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिश्रण भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कंपाउंड या एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें इनमें अलग अलग तत्व देखने को मिलेंगे, एक ही तत्व नहीं मिलता, अलग अलग तत्व मिलते हैं। तो ये मे भी कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिश्रण भी हो सकता है। अब इनका कंपोजिशन देखो, ये मिश्रण में आते हैं, यौगिक कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, हीरा प्योर है हमारा, प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ द कार्बन, हम कहते भी हैं। डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, आसान प्रश्न है। अब इसमें डाल्टन और एक हमारे डेमोक्रेटिक, हाँ वो डी से नाम था उनका, उनको और कणाद को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर क्या होगा? कणाद ने कहा है ना, डाल्टन जी ने तो बाद में कहा, कणाद ने कहा। और कणाद ने क्या कहा था? कणाद ने क्या कहा था? नाम क्या दिया था? एटम वेटम नहीं दिया था, परमाणु, परमाणु कहा था इन्होंने, परमाणु। कणाद ने कहा था परमाणु। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उन दोनों के बाद में तीसरे नंबर पर डाल्टन जी आते हैं। चलो, विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने डिस्कस करा, क्या है बेटा? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है? कौन है विरंजक चूर्ण? ब्लीचिंग पाउडर कौन है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? कंपाउंड का नाम बता दो फटाफट से, यौगिक का नाम बता दीजिए, बता दो। रेत है कि इनमें से कोई नहीं? क्या रेत एक, बेटा रेत तुम्हारी कंपाउंड में कहाँ से आ गई? रेत, यहाँ सिलिकॉन थोड़ी बोला है कि मैडम सिर्फ सिलिकॉन ही होता है।
क्या होना चाहिए? अब तुम बताओ, रेत उठा के लाओगे कहीं से तो तुम इसे कंपाउंड मानोगे या मिश्रण मानोगे? जैसे कि हवा की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन। मिश्रण है। देखो बेटा, रेत आपको फॉर्मूला, ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण से बना होता है, एक यौगिक होता है। लेकिन रेत यहाँ हमें क्या पता, उसमें हो सकता है मिट्टी हो, धूल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मिश्रण में आती है बेटा, ये आपका मिश्रण में आती है। फॉर्मूला आप प्योर रेत अगर लोगे तो ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, लेकिन कंपाउंड नहीं मानना है, मिश्रण है। ये क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है, और वो भी हेट्रोजीनियस मिश्रण, बिल्कुल विषमांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैडम मिश्रण है, क्या है? मिश्रण है, एक मिश्रण है वायु। आगे बढ़ते हैं, मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मिक्सचर के टाइप। दो तरह के होते हैं मैडम, समांगी और विषमांगी, हमें पता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह के मिश्रण होते हैं। होमोजीनियस मिश्रण की सबसे पहले बात कर लेते हैं। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा पदार्थ जो जिसमें एक कण एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से कण किस में मिले हुए हैं, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर इन विच मैटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और जिसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि किसमें कौन मिला हुआ है, और बराबर रूप से फैले हुए हों, बिखरे हुए हों, एक दूसरे में मिक्स हों, जो हमें पता नहीं चल पाए, ऐसे मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन करना तो ठीक ही बात है, लेकिन डेफिनेशन से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि अलॉय, मिश्र धातुओं को हम देखते हैं, हम सबने कॉइन देखा ही है। तुम कॉइन को देख के बता सकते हो कि किधर तुम्हारा मिश्र धातु है, जो निकल वगैरह या जो भी आपने क्रोमियम वगैरह जो भी मिलाया है वो, या कार्बन, या फिर तुम्हारा सिल्वर का कॉइन हो तो चांदी। क्या बता सकते हो? अलग अलग जो आपने मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातुएं मिलाई हैं, क्या आप देखकर बता सकते हो? बिल्कुल बराबर रूप से फैले हुए हैं, और जिन्हें हम सेपरेट भी नहीं देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन कहाँ क्या है। तो ऐसे मिश्रण को आप क्या कहोगे? होमोजीनियस, जिसमें आपके अलॉय आते हैं, मिश्र धातुएं आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अलॉयज क्या हैं आपके? होमोजीनियस मिक्सचर है। एल्कोहल और वाटर, शराब और पानी, इसको मिक्स कर देते हैं तो पता चलता है कौन सा पानी है, कौन सी अल्कोहल है। किधर एथेनॉल है मैडम? एथेनॉल ही होती है ना, एथेनॉल है। किधर वाटर है, पता कर सकते हो? नहीं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट एंड वाटर भी मिक्स कर दोगे, पानी में नमक घोल दोगे तो पता नहीं चलता किधर नमक है और किधर आपका पानी। इतना जरूर पता चल सकता है कि यहाँ पानी में कुछ ना कुछ मिलाया है। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। अब जैसे तुम चाक पाउडर और पानी को मिलाओगे, चाक का बुरादा डालोगे पानी में तो वो अलग ही तैरता हुआ दिखेगा, कण अलग ही आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो अ मिक्सचर इन विच मैटर एंड सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बबल, ड्रॉपलेट या सस्पेंशन। ठीक है, इस फॉर्म में या कॉलाइड के फॉर्म में अलग अलग आपको कण दिखाई देते हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें एक जैसे कण फैले हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे कण, पार्टिकल्स, उसे हम कहते हैं क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए, तो ये आप यहाँ पर डायग्राम से देख के समझ पाए होंगे। ये बिल्कुल अच्छा डायग्राम है जो आपको समझने में मदद करेगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। ये क्या है? ये समांगी है। देखो पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो, कणों का अरेंजमेंट देखो कैसा है, विषमांगी।
दोनों मिक्स हैं, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, लेकिन देखो इसमें जो कण हैं बिल्कुल बराबर से फैले हुए हैं। ये किसी और के कण हैं, ये किसी और पदार्थ के कण हैं। दो पदार्थ के कण, हमने दो पदार्थ मिलाए और मिश्रण बना लिया, लेकिन कण बराबर से फैले हुए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, एक कण यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, बिल्कुल बराबर से फैले हुए हैं, तो ऐसे को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और यहाँ देखो एक पदार्थ के कण इधर ज्यादा है, किसी के इधर कम है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब असामान्य रूप से फैले हुए हैं, तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। ये डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। हेट्रोजीनियस, ये एग्जाम्पल जितने भी मैंने लिखाए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। तेल और पानी, तेल अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, विषमांगी मिश्रण है मैडम। पेट्रोल और पानी को मिलाओगे तो पेट्रोल अलग जाएगा, पानी अलग जाएगा, विषमांगी मिश्रण है। सलाद, सलाद को तो सभी समझते हैं कि विषमांगी है। आपका ब्लड, ब्लड में आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, घुली हुई हैं, तैर रही हैं, तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, मिट्टी, मिट्टी भी आपका विषमांगी मिश्रण है। गन पाउडर, दूध, रेत और पानी का मिश्रण। रेत और पानी में रेत अलग जाती है, पानी अलग जाता है। दूध में आपके फैट, प्रोटीन जो है इक्वली नहीं बटे हुए हैं, बराबर नहीं बटे हुए, कहीं फैट ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, ये भी आपका हेट्रोजीनियस में आते हैं। उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन फटाफट से करिएगा। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। एक रेत है और चीनी है, दोनों को मिक्स कर दिया, कौन सा मिश्रण बनेगा? कौन सा वाला मिश्रण यहाँ पर बनेगा? कौन सा मिश्रण बनेगा? सोचिए जरा। रेत है बेटा, और क्या है? शक्कर है। शक्कर और रेत मिला दो। चलो मैडम चालना पड़ेगा, रेत के बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो आप इसको अलग ही कैसे करें? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग करने के लिए पहले पानी में घोलना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा मैडम? विषमांगी मिश्रण है। शक्कर और रेत पानी में नहीं घोल रहे हम, पानी वाला मत सोच बैठना। जो पानी में सोचेंगे वो समांगी बोलेंगे। बेटा समांगी कहाँ से हुआ? रेत, पत्थर, कंकड़ पत्थर, रेत मिला ली और शक्कर मिला ली, तो क्या तुम्हारी रेत और शक्कर बराबर बटी रहेगी? हो सकता है किधर शक्कर ज्यादा हो जाए, किधर रेत ज्यादा हो जाए। विषमांगी मिश्रण है ये, विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। रेत और चीनी का मिश्रण विषमांगी होता है, समांगी नहीं, समांगी नहीं होता है। ठीक है, विषमांगी होता है। चलिए, शुद्ध वायु, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है, कंपाउंड है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर मैं प्योर हवा की बात कर रही हूँ, प्योर की। क्वेश्चन अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो आप जानते हैं हवा मैडम एक मिश्रण होती है, लेकिन किस तरह का मिश्रण होती है? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? समांगी या विषमांगी? तो बेटा प्योर लिख दे, अगर एग्जाम में प्योर लिख दे तो समझ लेना होमोजीनियस मिक्सचर करना है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हें सिर्फ हवा ही लिखी है, सिर्फ एयर ही लिखी है, सिर्फ वायु ही लिखी है, तो वायु में आप हेट्रोजीनियस पे टिक कर सकते हो। विषम, विषम मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। ठीक है, वायु बोले तो विषमांगी पे टिक करना, लेकिन प्योर वायु बोल दे तो आपको समांगी होमोजीनियस मिक्सचर पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, फैले हुए हैं मॉलिक्यूल्स बराबर क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है मैडम, यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में आती है। बाकी प्योर, इम्प्योर का क्यों हम हेट्रोजीनियस में रखते हैं? क्योंकि धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर, कहीं पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं, मॉइस्चर कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, नमी कहीं पर कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये आपका हेट्रो में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये लो, ये अलग ही आ गए कंपाउंड वाले। बेटा ये तुम्हारी ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है ही नहीं, तो तुम कंपाउंड कहाँ से बोलोगे? कंपाउंड कहाँ से आएगा? चलिए, नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? नमक और चीनी का मिश्रण। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसको स्किप करो या टिक करते हुए आगे बढ़ो। हाँ, सॉल्ट एंड शुगर का जो मिश्रण है वो हमारा विषमांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा और हेट्रोजीनियस मिश्रण पढ़ा। समांगी और विषमांगी मिश्रण हमने पढ़ा। उसमें से आपका विषमांगी मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है बेटा, कोलाइट्स यानी कि कलील या फिर निलंबन यानी कि सस्पेंशन। दो तरह का आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, याद कर लेना। ठीक है, अब जरा हम कोलाइड की बात कर लेते हैं, कलील की बात कर लेते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में फैले हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? फैले हुए प्रतीत होते हैं। तो बोलोगे मैडम इसको होमोजीनियस मिक्सचर में क्यों नहीं रखा? फैले हुए हैं, फैले हुए तो हैं लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बराबर नहीं फैले हुए। फैले हुए हैं, कहीं हो सकता है ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है, कोलाइड्स को पहचाना कैसे जाता है? तो कोलाइड्स को पहचानने का तरीका हम देखने वाले हैं। पहले तो पार्टिकल का साइज ठीक कर लो। जिन्होंने अपने नोट्स में लिख रखा है बेटा, वो जरा सा इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर 100 की जगह 1000 नैनोमीटर कर लेना। 100 की जगह पे 1000 नैनोमीटर कर लेना। और यहाँ पर 10⁻⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। ये करेक्शन जरूर कर लेना। सॉल्ट एंड शुगर कहाँ से होमोजीनियस होगा बेटा, बताओ? नमक और शक्कर कैसे हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर? मिलाना, नमक मिलाना, शक्कर मिलाना। नमक एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा या कहीं पर कम रहेगा, कहीं ज़्यादा रहेगा, शक्कर कहीं ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी सॉलिड और सॉलिड को मिलाओगे, ठोस और ठोस को मिलाओगे, तो वो होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। सलाद का एग्जाम्पल ले लो, सलाद बड़ी बड़ी है और नमक और शक्कर के साइज छोटे हैं। बात तो वही है, एक तरह से सलाद ही है, ये भी खिचड़ी है। तो ये होमोजीनियस कैसे हो सकता है? हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर। हाँ, पानी में अगर तुम नमक मिला रहे हो, पानी में तुम शक्कर मिला रहे हो, तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऐसे ही मिला रहे हैं। घोलना, मैंने वहां पानी नहीं बोला, मैंने वहां पानी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। संजीव शुक्ला, बेटा जितनी भी रिवीजन की बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास है ना, रिवीजन से करना। कहाँ से करना? रिवीजन से करना। अगर कुछ दिक्कत होती है तो फाउंडेशन की क्लास एक आध बार देख सकते हो, लेकिन रिवीजन से स्टार्ट कर दो तैयारी, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करी है क्लास बैच को। ठीक है, इतना समझ में आया? सैंड शुगर को पानी में मिला दोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली मिक्स कर रहे हो तो होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। चलो, कोलाइड की बात कर रहे थे हम, यानी कि कलील की बात कर रहे थे। तो पार्टिकल का साइज याद रखना बेटा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो कणों का आकार होता है वो आपके कोलाइड में आता है, कलील में आता है। ठीक है, इससे छोटा साइज जाओगे तो सॉल्यूशन आ जाता है। क्या? इससे छोटा लेकर आओगे, जैसे कि मैं कणों का आकार आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि जो विलियन होते हैं, वास्तविक विलियन जो होते हैं, वास्तविक विलियन, इनका आकार क्या होता है बेटा? इनका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। ये ट्रू सॉल्यूशन की बात है, सच्चे विलियनों की बात हो रही है। और ट्रू सॉल्यूशन के बाद हम कोलाइड पर आते हैं। कोलाइड यानी कि कलील, कलील शब्द सुनकर डर मत जाना, इसी को ही कहते हैं, या कलील
इनका जो साइज होता है बेटा, इनका होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। करेक्शन कर लेना, बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर ये क्लास हो जाएगी, उसके बाद मुझे मैसेज करोगे आपने तो ये बताया था। तो बेटा करेक्शन भी ध्यान में रख ही लिया करो। और सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन, निलंबन, निलंबन का आकार होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा वाले आपके कहलाते हैं सस्पेंशन। मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। अरे संजीव कुमार, बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करोगे, बैच को अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा बेटा, पर पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं तो मेहनत करवाती हूँ, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कैसा भी लगे, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, मेहनत कर लो, थोड़े दिन की बात है, मेहनत कर लो, और जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो बड़ा सुकून मिलेगा और खुद को शाबाशी दोगे कि अच्छा हुआ, मैडम ने कहा था मेहनत कर लो और हमने कर ली, आज बड़ी सुकून भरी जिंदगी है ना। चलो, साम दाम दंड भेद प्यार व्यार सब समझाना पड़ता है, क्या ही करो तुम लोगों को। चलिए, तो ये साइज याद रख लेना बेटा। कोलाइड की बात कर रहे हैं हम, कोलाइड पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके जो कण हैं फैले रहते हैं, मिक्स रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि होमोजीनियस है, लेकिन होमोजीनियस, कोलाइड होमोजीनियस में नहीं आता है, समांगी में नहीं आता है। कोलाइड तुम्हारा विषमांगी में आता है। किस में आता है? विषमांगी में आता है। विषमांगी के ही हम प्रकार पढ़ रहे हैं, दो तरह के प्रकार पढ़ रहे हैं विषमांगी में, एक तो कोलाइड पढ़ रहे हैं और दूसरे सस्पेंशन यानी कि निलंबन वाला पढ़ रहे हैं। आकार याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है, या उल्टा करोगे तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होंगे, ठीक है। चलिए, ये जो है बेटा, इनको फिल्टर से पास करोगे ना तो ये फिल्टर से गए, फिल्टर से पास करते हैं इनको तो ये निकल जाते हैं। इसीलिए जो भी कोलाइड होते हैं उनको छानने के लिए आप फिल्ट्रेशन की मेथड यूज नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन यूज नहीं करोगे क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा छोटा होता है। सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक वाले का आकार भी छोटा होता है, कोलाइड का भी छोटा होता है, तो इनको हम फिल्टर वाली मेथड का यूज नहीं करते हैं, दूसरी मेथडों से इनको अलग किया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल है बड़ी खतरनाक है, ये जो टेबल है बड़ी खतरनाक है, ये याद करना पड़ेगी बेटा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं मिली आपको याद करवाने के लिए, बाकी आपको ये पूरी टेबल याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कोलाइडों के प्रकार देख रहे हैं हम कोलाइडों के प्रकार देख रहे हैं। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ये लाल लाल कलर थोड़ा परेशान कर रहा होगा, बाकी तो दिख रहा है। ये हम कोलाइडों के प्रकार पढ़ रहे हैं बेटा। ये क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइडों के प्रकार। कितने प्रकार के कोलाइड होते हैं? कोलाइड के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। सॉल किसको बोलेंगे? सॉल किसको बोलेंगे? सॉलिड अगर लिक्विड में है, कौन किस में है जरूर याद रखना। ये परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम वो होता है जिसमें दूसरा मिक्स रहता है। तो जो मिक्स रहता है उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जिसमें मिक्स होता है, जिसमें उसका मिश्रण बनता है, उसे डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्शन फेज कहते हैं। तो अगर द्रव में तुम्हारा ठोस है, द्रव में क्या है बेटा? ठोस है, तो उसको आप क्या कहोगे? सॉल कहोगे। सॉल में भी दो तरह के सॉल हैं। अगर लिक्विड में सॉलिड है तो उसे सॉल कहोगे,
और सॉलिड में सॉलिड है तो उसे सॉलिड सॉल कहोगे। उदाहरण जरूर याद रखना है आपका। लिक्विड में सॉलिड क्या हो सकता है? इंक। इंक क्या है? लिक्विड में कलर के पार्टिकल्स, लिक्विड में सॉलिड, द्रव में ठोस मिला हुआ है। सोप सॉल्यूशन। स्टार्च का सॉल्यूशन क्या है? स्टार्च का सॉल्यूशन बना रहे हो तो पानी में स्टार्च मिक्स करा, यानी कि द्रव में ठोस मिलाया, तो क्या है? सोल है। ठीक है। पेंट क्या है? लिक्विड में सॉलिड मिलाया तो पेंट बनते हैं, सोल है। ठीक है। सॉलिड सोल में आता है ठोस में ठोस। ठोस में ठोस आपका क्या आते हैं? ये रूबी वगैरह, ये सब कोलाइड है बेटा। रूबी क्या है? आपके कलर्ड जेम स्टोन्स हैं। ठोस में ठोस मिलाया, ठीक है, जेम स्टोन में कलर मिला दिया तो ये आपका सॉलिड सोल हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर दूं, ये जरूर पढ़ना। और एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल भी दो तरह के एरोसोल होते हैं। दो तरह के एरोसोल होते हैं। गैस में ठोस मिला हो या गैस में लिक्विड मिला हो, वो एरोसोल होता है। दो तरह के एरोसोल कौन से? गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड। तो आपका धुआं, धुआं क्या है बेटा? धुआं आपका क्या है? गैस में सॉलिड, यानी कि आपकी जो हवा है, वायु है, उसमें डस्ट पार्टिकल मिल गए हैं तो आपका स्मोक बना है। ऑटोमोबाइल से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और मटेरियल निकलते हैं वो भी आपका क्या है? एरोसोल है। गैस में सॉलिड मिला हुआ है। अब हम एयर स्प्रे की बात करें, फोग की बात करें, मिस्ट की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, तो क्या है बेटा? ये सब ये गैस में लिक्विड है। फॉग के बारे में याद होना चाहिए। फॉग क्या है? गैस में मॉइस्चर मिला है, पानी मिला है, लिक्विड मिला है, वो आपका क्या होगा? एरोसोल होगा। इमल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इमल्शन में कौन कौन आ रहे हैं बेटा? इमल्शन आपका कहलाता है लिक्विड में लिक्विड का मिश्रण। क्या कहलाएगा? आपका इमल्शन कहलाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दूध, जिसे आप पायस बोलते हो। जिसे आप क्या बोलते हो? पायस। क्या है? पायस आपका दूध है। ये बटर को लेकर मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, ये क्या है बटर। ठीक है। और फेस क्रीम जो लगाते हैं वो भी लिक्विड में लिक्विड का मिश्रण है बेटा। फोम की बात करें तो आपका लिक्विड में गैस का मिश्रण फोम कहलाता है। जैसे कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर में जो फोम बनता है वो, साबुन में जो फोम बबल बनते हैं वो, या आपकी शेविंग क्रीम क्या है? फोम है। क्या है? लिक्विड में गैस का मिश्रण है। सॉलिड फोम भी दो तरह के बेटा, एक तो फोम नॉर्मल वाला, एक सॉलिड। सॉलिड में गैस का मिश्रण आपका सॉलिड फॉर्म होता है, जिसमें स्पॉन्ज, ब्रेड, ये सब आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जेल, वेरी इंपॉर्टेंट, जेल। जेल क्या है? लिक्विड में सॉलिड का मिश्रण है। जैसे कि जेलीज होती है, जेली होती है, जिलेटिन और हेयर जेल, ये क्या है? लिक्विड में सॉलिड मिलाए गए हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से भी याद हो जाएंगे। और ये स्टार वाले जो मैंने मार्क करे हैं ना, इनको आपको याद रखना ही रखना है, जो स्टार मार्क कर दे। चलिए जरा क्वेश्चन करिए फटाफट से। ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें आप क्या कहोगे बेटा? क्या कहेंगे मैडम? कोलाइड कहेंगे। और क्या कहेंगे? ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैथ्स यूज करना पड़ेगा। जिनको आता है वो कर देंगे। सस्पेंशन पार्टिकल का जो आकार होगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक होगा? सस्पेंशन का आकार बताना है इसमें। ये थोड़ा सा लॉजिकल, कंसेप्चुअल प्लस मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया आपका। कहोगे मैडम हमें तो इतना पता है कि जो 1000 नैनोमीटर वाले हैं, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा वाला जो होगा वो सस्पेंशन होता है। से ज्यादा, मोर अगर हुआ तो वो होता है मैडम सस्पेंशन। अब इसमें बता दो, जरा मैथ्स लगाओ। सस्पेंशन यानी कि निलंबन। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? करना तो पड़ेगा मैडम, हमने तो पढ़ लिया, हम तो टिक कर देते हैं, हमने तो रट लिया। देखो बेटा, रटना नहीं है। रटने वाले बच्चे, जहाँ रटने की ज़रूरत है ना वहीं रटा करो। देखो, आप जानते हो बेटा कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हें नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी मैम, करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? इतने मीटर होते हैं। तो मैडम इसमें 10 की घात 9 का
मैंने गुणा कर दिया तो ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे दिया। हमारा क्वेश्चन किस में दे दिया बेटा? सेंटीमीटर में दे दिया। अब तुम जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? तो मैडम 10, 100 का भी गुणा कर दो। तो ये तो 10 की घात 3 हो गया, ये 10 की घात -9 हो गया, और इसमें 10 की घात 2 का गुणा भी कर दिया। ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 3 2 5 -9 में से +5 करोगे, सिंप्लीफिकेशन आता है, कितना आएगा? कितना आएगा? 10 की घात कितना होता है मैडम? 10 की घात 4 सेंटीमीटर आया। तो क्या देखा हमने? इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा, ये ज्यादा ही वाला तो चल रहा है, इससे ज्यादा होगा तो निलंबन होगा मैडम। तो 10 की घात -4 से ज्यादा होना चाहिए, वो तुम्हारा निलंबन होगा। 10 की घात -4। अब पहला वाला देखोगे तो 10 की घात -2, ये तो मैडम कोलाइड में आ जाएगा, है ना? ये हो नहीं सकता। 10 की घात -5 की बात करें तो हो सकता है, क्योंकि 10 की घात -4 से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। दस की घात -8 से 10 की घात हो सकता है मैडम, या 10 की घात 1 वाला तो हटा ही दो। तो क्या ही सोचेंगे हम? बी ही सोचेंगे। क्या सोचेंगे? बी ही सोचेंगे ना। 10 की घात -8 की तो बात दूर है, सबसे पास में कौन है? इससे ज्यादा होना चाहिए, तो मैडम 10 की घात -5 चल जाएगा, है ना? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये कन्वर्जन है बेटा, कन्वर्जन से हो गया आपका क्वेश्चन। मैक्सिमम रेंज कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट किया है, तो मुझे मिला 10 की घात -4। तो 10 की घात -4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो इसको कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो किस रेंज में होना चाहिए? -5। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायस एक कोलाइड है, किसका कोलाइड है ये? इमल्शन। इमल्शन किसका कोलाइड है बेटा? इमल्शन किसका कोलाइड है? द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। द्रव में द्रव का। दूध याद कर लिया करो, जब भी इमल्शन की बात आए ना तो मिल्क माइंड में आ जाना चाहिए बेटा, मिल्क, यानी कि दूध याद आ जाना चाहिए। तो अब दूध में क्या है? दूध में क्या है? लिक्विड में लिक्विड घुले हुए हैं, फैट लिक्विड फॉर्म में है, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। द्रव में द्रव का मिश्रण होता है आपका इमल्शन, यानी कि पायस। और पायस का उदाहरण याद रखना बेटा, दूध। ठीक है, चलिए दूध किस प्रकार का मिश्रण है? अभी करा मैडम, टिक करें, आगे बढ़े। जी हाँ, क्या है मैडम? पायस है। मिल्क इज अ इमल्शन, पायस। नेक्स्ट, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र मिलेगा? आपका क्या है बेटा यहाँ पर? फोग। फोग बताओ, फोग क्या है? फोग क्या होना चाहिए? फोग किस में आता है? पहली बात तो फोग एरोसोल में आता है ना? फोग आपका किस में आता है मैडम? एरोसोल में आता है। क्या होगा? लिक्विड इन गैस। बिल्कुल सही बेटा, कोहरा लिक्विड इन गैस, एरोसोल है। ये भी याद रखना कि लिक्विड इन गैस को क्या बोलोगे? एरोसोल कहोगे, तो एरोसोल में आता है। फोग एक्चुअली में है क्या बेटा? फोग किसको बोलते हैं? तो फोग जो है आपका मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट बोल सकते हो, या मॉइस्चर, मॉइस्चर बोल दो या वाटर ड्रॉपलेट बोल दो, यानी कि पानी की बूंदे बोल दो, नमी बोल दो, या पानी की बूंदे, यानी कि लिक्विड किसमें है? अरे हवा में है, हवा में, इन एयर, हवा में। तो क्या है बेटा? गैस में लिक्विड है, लिक्विड इन गैस, यानी कि गैस में द्रव है।
और गैस में द्रव वाले को तुम क्या बोलते हो? एरोसोल बोलते हो। तो एरोसोल भी याद रखना है। फॉग क्या होता है? कोहरा, है ना? कोहरा, कोहरा ही बोलेंगे हिंदी में इसे। तो ये आपका क्या है बेटा? लिक्विड में गैस है। ठीक है, तो वो टेबल भूलना नहीं है बेटा, काम की है जहाँ पर बातें की जा रही थी, ये वाली। एरोसोल, लिक्विड इन गैस, दो तरह के एरोसोल पढ़े हमने। अगर गैस में सॉलिड हो तो धुआं, और अगर गैस में लिक्विड हो तो फॉग। ठीक है, चलो इसको रिपीट करते रहना, क्वेश्चन करते रहना, और इसको एक बार रेफर करते रहना तो याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपका स्मोक क्या होता है? स्मोग क्या होता है? स्मोग, स्मोग किसको कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये किससे मिलकर बना है बेटा? स्मोक प्लस फोग, यानी कि धुआं और कोहरा, है ना? आई थिंक कोहरा ही कहते हैं इसे, कोहरा या फोग। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? स्मोक स्मोग कहलाता। ठीक है, ये स्मोग है और ये स्मोक है। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो आपने अभी देखा, फॉग। ये क्या चीज है? तो ये डस्ट पार्टिकल्स बोल सकते हो, यानी कि ठोस कण या धूल कण बोल सकते हो। धूल कण या ठोस कण, किसमें? इन एयर, हवा में। तो सॉलिड इन एयर, सॉलिड इन एयर या सॉलिड इन गैस, यानी कि ठोस गैस में क्या होता है? एरोसोल है। ये भी एरोसोल है, ये भी एरोसोल है। दो तरह का एरोसोल होता है। सॉलिड मिला दो हवा में तो धुआं, और पानी या लिक्विड मिला दो हवा में तो फॉग। दोनों, ये भी एरोसोल है, ये भी एरोसोल है। दो तरह के एरोसोल होते हैं। ठीक है, चलिए। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करो। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन या पायस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्शन? मक्खन, फेस क्रीम, मिल्क या शेविंग क्रीम, इसमें से कौन सा पायस नहीं है बेटा? इमल्शन बता दो, इसमें से कौन सा नहीं है? शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम किसमें पढ़ा है हमने? कहोगे मैडम फोम होता है, फोम। शेविंग क्रीम बेटा फोम है, फोम। इसको फोम बोलते हैं। फोम किसको बोलते हैं मैडम? किसमें किसका मिश्रण फोम? कहोगे मैडम लिक्विड में गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, है ना? सभी के पास होगा, सभी के पास है। अब पता नहीं है कि वो है क्या मैम। मैडम फोम है वो। ठीक है, फोम किसको बोलते हैं बेटा? गैस में द्रव में गैस, द्रव में गैस मिली होती है, द्रव ज़्यादा है, गैस का जो मिश्रण है उसे कहेंगे हम फोम। दूध तुम्हारा पायस है। फेस क्रीम क्या है? फेस क्रीम क्या है बता दो? फेस क्रीम किसमें आया था? क्रीम। बटर, और बटर को लेकर बहुत बड़ी बात है बेटा। इसको है ना कुछ लोग इमल्शन में रखते हैं, यानी कि पायस बोलते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि पुरानी बुक्स में पायस लिखा हुआ है, पायस में है। हमने जो ये पिक्चर लगाया, टेबल लगाई, ये भी पुरानी बुक की है, तो ये पायस। लेकिन आजकल इसको जेल मानते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख लेना किधर आ रहा है। इसको जेल मानते हैं। जेल क्या होता है बेटा? जेल क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड।
लिक्विड इन सॉलिड क्या होता है? जेल। तो बेटा ध्यान रखना, बटर को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। पहले इसको इमल्शन में रखा जाता था, आजकल इसको जेल में भी रखते हैं। जेल भी है ये। देखो कहाँ थे हमारी टेबल पे, फिर आएंगे। हमारी ये जो स्क्रीनशॉट है, ये फोटो है, ये भी पुरानी बुक का ही है। इसको आपको इमल्शन में मिलेगा ये बटर, मक्खन। लेकिन इसको आजकल जेल में मानते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड में सॉलिड है। लिक्विड में क्या है बेटा? सॉलिड है। तो यहाँ भी बटर मिलेगा आपको देखने को। तो बटर को लेके यानी कि मक्खन को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? ये दोनों में है। पुराना देखोगे तो पायस है, नया देखोगे तो जेल में रखा गया है इसको। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो तो लगा लेना। नेक्स्ट, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप कोलाइड? आपका मक्खन बेटा क्या है? कौन सा कोलाइड है बेटा? ये लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। बहुत खिचड़ी है, बहुत खिचड़ी है, लेकिन क्या ही करे, पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से आंसर करो। लिक्विड इन सॉलिड बोलोगे या सॉलिड इन लिक्विड बोलोगे? क्या कहोगे? लिक्विड इन लिक्विड? नहीं बेटा, नई नई थ्योरी के हिसाब से बताओ, पुराना तो भूल ही जाओ। लिक्विड इन लिक्विड में पढ़ा है मैडम आपने तो बटर, हम तो वही करेंगे। हमने इसमें भी पढ़ा है, लेकिन ये भी करेक्ट है, लिक्विड इन सॉलिड। अगर तुम इसको जेल मान रहे हो, अगर तुम इसको जेल मान रहे हो तो बेटा लिक्विड इन सॉलिड करना पड़ेगा। और अगर बाय चांस ये दोनों एक साथ ना दे परीक्षा में, तो तुम इमल्शन पे भी टिक कर सकते हो, पायस, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो अभी हम जेल मानेंगे इसको। क्या मानेंगे बेटा? अगर हम इसको जेल मान के चल रहे हैं तो लिक्विड इन सॉलिड होगा। अगर आप इसको पायस मान रहे हो तो ये लिक्विड इन लिक्विड होगा। तो देखना, अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं तो जेल पे जाना, और अगर नहीं मिल रहे हैं, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, तो दोनों में से कोई सा भी एक टिक कर देना। ठीक है, चलिए। धुएं और कोहरे के संयोजन को कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज नेम्ड एज। क्या कहते हैं बेटा उसको? ड्यू, रेन, स्नो या स्मोक? आंसर करो फटाफट से। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज नेम्ड, क्या कहोगे? क्या आंसर आना चाहिए इसका? क्या आएगा मैडम? स्मोक, 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 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। ये खिचड़ी जरूर याद रखना। इमल्शन क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, जेल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सस्पेंशन यानी कि निलंबन की बात करें तो साइज ऑफ द पार्टिकल बता चुकी हूँ। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा इनका आकार होता है। लिखा है नहीं लिखा है, यहाँ इसको करेक्ट कर लेना बेटा। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा इसका आकार होता है, उन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। ये ऐसा मिश्रण है जिसमें ठोस कण मिश्रण में फैले रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद अगर तुम नहीं हिलाओगे तो तली में बैठ जाएगा। नहीं हिलाओगे तो तली में बैठ जाएगा, इसे कहते हैं सस्पेंशन। चलिए, ये फिल्टर से पास नहीं होते हैं। सस्पेंशन का आकार बड़ा होता है बेटा, निलंबन कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए जब इनको फिल्टर करोगे तो ये फिल्टर से नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे। तो इसलिए इनको निस्पंदन से बहुत अच्छे से आप अलग कर सकते हो। फिल्ट्रेशन की मेथड, अगर आकार कणों का ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो
तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। अगर आकार कणों का छोटा है तो आप फिल्ट्रेशन नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, आपका कोलाइड हो गया, इसमें फिल्ट्रेशन आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, चलिए टिंडल प्रभाव की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट ये है, टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि आपके कणों से अगर लाइट टकराती है और टकराने के बाद फैल जाएगी। मान लो ये एक पार्टिकल है बेटा, ये एक कण है, ये एक पार्टिकल है। अगर इस पार्टिकल से आपकी लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, आके टकरा के फैल गई, तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि टिंडल प्रभाव। ध्यान क्या रखना है मैडम इसमें? तो इसमें ध्यान आपको सिर्फ ये चीज रखनी है कि किस किस में टिंडल प्रभाव दिखेगा और किस में नहीं दिखेगा। तो टिंडल प्रभाव आपके कोलाइड और सस्पेंशन में होता है। किस में होता है बेटा? कोलाइड एंड सस्पेंशन में। यानी कि कोलाइड और निलंबन वाले जो कण है बेटा, वो क्या करते हैं? वो आपका टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कण के आकार कोलाइड में भी थोड़े छोटे तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। वो दिखाते हैं आपको टिंडल इफेक्ट। मतलब अगर लाइट पास करोगे, लाइट अगर सॉल्यूशन बनाया तुमने, कोलाइड विलियन लिया, उस विलियन में से अगर तुम यहाँ से लाइट पास कर रहे हो तो तुम्हारी लाइट फैल जाती है बेटा, फैल जाती है। फैली हुई दिखती है। कैसी दिखती है मैं दिखाऊंगी। और अगर आपकी लाइट यहाँ से लाइट पास कर रहे हो और यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सीधी की सीधी ऐसी की ऐसी निकल जाती है, ऐसी की ऐसी सीधी की सीधी निकल जाएगी, कोई फैलाव नहीं होगा। तुमने यहाँ टॉर्च जलाई और इस टॉर्च से तुम्हारी लाइट इस विलियन से ऐसी की ऐसी निकल गई, तो ये क्या है? ये टिंडल इफेक्ट नहीं है। आ रही है बात समझ में? टिंडल प्रभाव का मतलब ये है कि अगर तुम उस सॉल्यूशन या विलियन में से लाइट पास कर रहे हो तो आपकी लाइट फैल जाना चाहिए। और कहाँ फैलेगी? या बाहर नहीं, या अंदर फैल जाना चाहिए, उस विलियन में फैल जाना चाहिए। उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कौन दिखाता है? जो कोलाइड होंगे जितने भी, सब। अब कोलाइड के उदाहरण याद हो गए आप सभी को, वो दिखाएंगे। और साथ ही साथ सस्पेंशन वाले पार्टिकल भी दिखाते हैं। जिनको डाउट था, सस्पेंशन वाले भी दिखाएंगे। ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी नहीं दिखाएगा। सॉल्यूशन बोल दो या ट्रू सॉल्यूशन, जो वास्तविक विलियन है वो कभी भी आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलो ये आप यहाँ पर दो बीकर दिख रहे हैं आपको। बेटा यहाँ से टॉर्च लगा रहे हैं, यहाँ से टॉर्च लगाई हमने, यहाँ से टॉर्च लगाई है। अब देखो ये पानी बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। यहाँ से लाइट जा तो रही है लेकिन अंदर अंदर कहीं भी फैलाव नहीं दिख रहा है। या तो एकदम सीधी निकल गई होगी, ठीक है, एकदम सीधी निकल गई लाइट, जैसी बीम में ही वैसी की वैसी निकल गई, फैली नहीं। और यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा विलियन शाइन कर रहा है, पूरा विलियन चमक रहा है। यहाँ लाइट फैल गई है बेटा, तो इसमें टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। लाइट यहाँ से डाली गई है, सीधी निकल गई, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई। और यहाँ पे देखो पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा चमक रहा है। तो इसको आप कहते हो यहाँ टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ पर कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है। नो टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट, कोई टिंडल प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन करिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? नमक का घोल, चीनी का घोल। ध्यान रखना, जो वास्तविक विलियन है वो नहीं दिखाएंगे, वास्तविक विलियन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कोलाइड वाले और सस्पेंशन वाले विलियन या सॉल्यूशन है वही आपका टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। तो नमक का घोल, चीनी का घोल,
कॉपर सल्फेट का घोल या स्टार्च का घोल, बता दो कौन दिखाएगा टिंडल प्रभाव। ये वाला बड़ा नमक का घोल दिखा रहा है। नमक का घोल क्या है? हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? पहले तो होमोजीनियस वाले दिखाएंगे ही नहीं, मेरी बात सुनो, होमोजीनियस वाले दिखाते नहीं है टिंडल इफेक्ट। शक्कर घुल गई बेटा, अभिषेक शक्कर घुल गई है। पहले ही बता दूं आप लोगों को यहाँ पर कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, यानी कि समांगी मिश्रण जो होता है ना, वो कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। दे नॉट शो, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। कौन? समांगी मिश्रण। क्या होगा बोलो? कोलाइड वाले दिखाएंगे। अब क्या तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कोलाइड है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या तुम्हारा कोलाइड है? कौन है? स्टार्च का घोल है ना। अरे लिक्विड में सॉलिड मिला दिया, कोलाइड बन गया, तो ये दिखाएगा बेटा, ये दिखाएगा। तुम भूलो नहीं, सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करना क्लास के बाद। चलिए ज़रा आपका ये देखो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा? ये आपके होमोजीनियस मिश्रण के उदाहरण है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अलॉय, अल्कोहल और पानी, सॉल्ट एंड वाटर, ये सब समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण आपको टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, ये याद रखना। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये ज़रा प्रश्न आपके लिए था। तो बेटा ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं सब, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? दूध, कॉपर सल्फेट या स्टार्च सॉल्यूशन? अब तो बता ही दोगे, अब तो बता दोगे कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। कौन नहीं दिखाएगा? जो कोलाइड होगा वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। अब कोलाइड ढूंढ लो, कौन कौन से पढ़े हैं तुमने। दूध, हाँ मैडम, पायस कोलाइड ही तो है। वो जो तुमने पायस, एरोसोल, ये सब चीज़ें पढ़ी, वो क्या है बेटा? कोलाइड ही तो हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी कोलाइड में आता है, लिक्विड इन सॉलिड। स्टार्च, ये भी कोलाइड है। अरे दूध और स्टार्च, सॉरी ये कोलाइड नहीं है, सो सॉरी, ये होमोजीनियस मिक्सचर में आता है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों हो, दोनों हमारे कोलाइड में आते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया वो या तो पीडीएफ एक बार रेफर कर लेना या फिर एक बार और क्लास को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपके पास अभी समय है, अगर 2 बार भी क्लास को देख लोगे तो फॉरवर्ड कर करके 2 बार देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। और कुछ फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे और सेपरेशन की विधियाँ पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर खिचड़ी बनेगी। क्या हो जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा। सेपरेशन की मेथड और सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आपका सिलेबस जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का भी है, वेटनरी का भी है, एएमसी वाले बच्चों का भी है, तीनों के लिए ये सेम सिलेबस ही है। इन सारा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा सिलेबस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने बिल्कुल कितना पोर्शन आपका 11वीं 12वीं का लेना चाहिए, कितना पोर्शन आपका 9th 10th लेवल का लेना चाहिए, सबको मिक्स करके मैंने जो बैच बनाया है। बैच के अंदर पूरा सिलेबस जो मैंने आपको अभी बताया, सारे के सारे टॉपिक आपको बैच में मिल रहे हैं। तो बैच आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो बैच मिल रहा है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक मैंने निचोड़ दिए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, लेवल वाइज कि कितना लेवल 11वीं 12वीं का पढ़े, कितना 9th 10th का पढ़े, उसके हिसाब से हर एक टॉपिक रेडी करके आपको पढ़ाया है। फाउंडेशन बैच है, उसमें थ्योरी पढ़ाई है बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की, और अभी रिवीजन बैच चल रहा है तो रिवीजन बैच में आपको उस थ्योरी को मैं रिवाइज करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की मदद से। जो एमसीक्यूज आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, हमारी परीक्षा में, दूसरी परीक्षाओं में भी जो टीसीएस की एग्जाम होती है उनमें भी देखने को मिलेंगे, वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मैं करवा रही हूँ रिवीजन बैच में। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच जो है आपका यहाँ पर आपको 3 बैच देखने को मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम कौन सा बैच ज्वाइन करें। तो ये वाला जो बैच है बेटा, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरी मैंने पढ़ाई है। इसके अलावा ये रिवीजन बैच है जिसमें अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो रिवीजन क्लास है इसमें एमसीक्यूज में सॉल्व करवा रही हूँ। ये दोनों के दोनों बैच अगर आपको चाहिए, अलग अलग ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है मैडम, हमें दोनों के दोनों बैच एक साथ चाहिए। हमें थ्योरी भी चाहिए, हमें रिवीजन भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, और टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज बेटा 50 टेस्ट सीरीज, 40 से लेकर 50 टेस्ट सीरीज हमने अभी कर दी है, अभी कंप्लीट कर दी। और एग्जाम तक हम कितनी ही टेस्ट सीरीज डेली, हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो हम लगाते ही लगाते हैं, और इससे ज्यादा भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इन टेस्ट सीरीज को अगर, और अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हो, वो भी इन बैच के साथ आपको मिल रही है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी, सारा डाटा आपको एक साथ इन्हीं बैच में मिल रहा है। तो क्या मैडम हम ये बैच ज्वाइन करें या ये करें? नहीं, आपको सिर्फ एक ही बैच ज्वाइन करना है। आपके लिए एक नया बैच क्रिएट कर दिया गया है कॉम्बो के नाम से। आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो इस बैच में आपको फाउंडेशन बैच भी मिलेगा और रिवीजन बैच भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो बैच है आपको एक साथ कॉम्बो में मिल जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहां पर अलग अलग कूपन कोड है। आपको मिनिमम कम प्राइस वाला बैच चाहिए, कम से कम में बैच चाहिए कॉम्बो वाला, तो आप लगा के देख लेना, आपको जो कूपन कोड पसंद आए आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिलेबस बेटा, यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, और कहीं से पढ़ रहे हो, ये सिलेबस आपको फॉलो करना है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है, उन सारे टॉपिकों को। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो, आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। बच्चों के कमेंट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसी के आधार पर हम आप लोगों के लिए वीडियो रेडी करते हैं। आपका सिलेबस के आधार पर कमेंट आई थी कि मैडम हमें सिलेबस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा नर्सिंग असिस्टेंट का, वेटनरी का, एएमसी का सिलेबस बता दिया है। अब पढ़ाई चालू कर दीजिए, टाइम मिला है तो उसका उपयोग करिए। हो सकता है कि जो बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं आप उनसे भी आगे निकल जाओ अगर मेहनत कर लो तो आखिरी समय में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।